हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजन मौर्य अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद राजन मौर्य पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, इन सभी बिंदुओं पे हमने अध्ययन कर लिया है। अब इन सभी पे अध्ययन करने के बाद आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के ही अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, कूलाम के नियम पर चर्चा करेंगे, यानी कूलाम्स लॉ के बारे में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कूलाम का नियम कब बनाया गया, किस प्रकार से उसको डेरिवेशन हुआ, किसने बनाया, फिर उस नियम के अंतर्गत क्या क्या बताया गया, उस नियम का हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि हर आपकी एक एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कूलाम के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम आसपास में दो चुंबक यानी टू मैग्नेट्स आसपास में अगर रख दिए जाएं तो या तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब वो रिपेल कब करेंगे यानी प्रतिकर्षित कब करेंगे, जब वो दोनों उनके जो पोल्स होंगे सेम होंगे, यानी नॉर्थ के सामने नॉर्थ होगा या साउथ के साथ साउथ होगा, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर वहीं दोनों चुंबक आसपास रखे गए हैं लेकिन उनके जो पोल्स हैं यानी ध्रुव हैं वो विपरीत हैं यानी अपोजिट है, यानी नॉर्थ के सामने साउथ है या साउथ के सामने नॉर्थ है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब कि वो एक दूसरे पे आकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सन 1780 ईस्वी में, कब मैंने बताया 1780 में 1780 ईस्वी में एक फ्रांस के साइंटिस्ट, फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने इसी प्रकार का अध्ययन जो है कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस पे किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्जेस को जिस प्रकार से हमने मैग्नेट को आसपास में रख के देखा, अध्ययन किया, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने दो चार्जेस को आपस में आसपास रखा, तो उन्होंने पाया जो दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं। उस बल का नाम उन्होंने विद्युत बल दिया। और उस विद्युत बल का मान किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, उस चीज़ को गणना के लिए उन्होंने एक नियम बनाया और उसी को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस नियम की उत्पत्ति की। क्या उन्होंने नियम दिया, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कूलाम्स लॉ यानी कूलाम का नियम। देखिए, यह नियम फ्रांस के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम द्वारा सन 1780 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। यानी दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय अ फ्रांसीसी साइंटिस्ट कूलाम इन 1780। इस नियम के अनुसार देखिए उन्होंने क्या बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर हमने कोई दो चार्ज आसपास आपस में रख दिए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे Q1 और Q2 रखा है, तो कूलाम ने बताया कि ये जो दोनों चार्ज हैं, इन दोनों चार्जेस पे जो फोर्स F काम कर रहा है, यह फोर्स
इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के यानी Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तथा साथ ही साथ जो इनके बीच की डिस्टेंस r है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और जो दोनों चार्जेस का मल्टीपल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आइए इस चीज़ को अब हम लोग मैथमेटिकल, सबसे पहले हम लोग इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि इंग्लिश में किस प्रकार से इसे डिफाइन किया है उन्होंने। ठीक है, देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी इन दोनों चार्जेस का जो मल्टीपल होगा यानी जो प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो उनके बीच की डिस्टेंस r होगी यानी उसका जो स्क्वायर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आइए इसको हम बेहतर तरीके से कैलकुलेशन यानी गणितीय फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दो चार्ज ले लिए हैं, एक चार्ज यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने स्मॉल r मान लिया है। ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या माना है, स्मॉल r मान लिया है। ये हमारा चार्ज Q1 है और ये हमारा चार्ज Q2 है। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम ने क्या बताया कि इन दोनों के बीच जो फोर्स कार्य करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2। साथ ही साथ जो फोर्स F है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी 1/r²। ठीक है, अब हम इन दोनों समीकरणों को आपस में रिलेट कर देंगे यानी आपस में मिला देंगे। तो जब हम इस समीकरण को मिला देंगे तो हमें एक नया समीकरण, नया इक्वेशन मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई में r²। अब फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि अगर हमें कोई प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाना होता है तो वहाँ पे हमें एक अलग कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है और अगर उस कांस्टेंट का मान हमें यहाँ पे न पता हो तो वो भी हमें जानने की ज़रूरत है कि वो कांस्टेंट कूलाम ने कौन सा इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कांस्टेंट K यूज़ करूँगा। कैसा कांस्टेंट? यानी F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई में r²। ठीक है, अब जो हमने कांस्टेंट यहाँ पे K यूज किया है ये कांस्टेंट कूलाम ने नहीं यूज किया था, कूलाम ने कोई अलग से अपना स्पेसिफिक कांस्टेंट यूज किया था। ठीक है, यहाँ पे K क्या है? K एक कांस्टेंट है। K क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो कूलाम ने जो कांस्टेंट यूज किया था, देखिए वो कांस्टेंट कौन सा था? कूलाम ने K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिया था, 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो फिक्स होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। तो अगर हम फाइनली न्यूटन का नियम अगर गणितीय रूप में देखें तो हमें कुछ इस प्रकार का फार्मूला प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई में r²। यही कूलाम का नियम है। ये कूलाम का नियम मैथमेटिकल फॉर्म में है। ठीक है, इसको मैंने ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने दो चार्जेस Q1 और
Q2 ले रखा है। इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने स्मॉल r ले रखी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, न्यूटन ने कहा था कि जो इनके बीच लगने वाला फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट की, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, तथा इनके बीच लगने वाला फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात की। वो मैंने यहाँ लिखा है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, जब हम इन दोनों समीकरणों को आपस में मिला देंगे तो हमें एक नया समीकरण प्राप्त होगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई में r²। और मैंने बताया जब हम प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट हमने K इस्तेमाल किया, लेकिन कूलाम ने यहाँ पे एक अलग स्पेसिफिक कांस्टेंट यूज किया था और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दिखा रखा है K = 1/4 पाई एप्सिलॉन। कहीं कहीं पे एप्सिलॉन भी रहता है, कहीं कहीं पे एप्सिलॉन 0 भी रहता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 देखिए, ये अगर है तो एप्सिलॉन है, और अगर इसके सफिक्स में 0 बना हुआ है फिर एप्सिलॉन 0 पढ़ेंगे। ठीक है, और तो फाइनली हमने यहाँ पे देख लिया कि जो कूलाम का नियम है, यानी फाइनली अगर हम देखें कूलाम का नियम तो हमें कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। F = 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बाई में r², यही कूलाम का नियम है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइएगा, हम उस पर ज़रूर प्रयास करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। आगे अब हम लोग बात करेंगे कि कूलाम के नियम के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या सीमाएं होती हैं, यानी कूलाम का नियम कहाँ कहाँ पे प्रयोग हो सकता है और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होगा, या दूसरी भाषा में कहें तो कूलाम के नियम की क्या क्या लिमिटेशंस हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कूलाम के नियम की लिमिटेशंस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी सीमाएं। देखिए, उसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है, यानी दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज का मतलब छोटे छोटे आवेश। ठीक है, और दूसरी बात जो है, यह नियम अधिक दूरी के लिए मान्य नहीं है, यानी अगर हमने एक चार्ज यहाँ लिया और दूसरा चार्ज 2 किलोमीटर दूर हमने ले लिया तो उन दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी फोर्स कार्य नहीं करेगा। दूसरी भाषा में कहे तो इस नियम का वहाँ पे यूज नहीं हो सकता है, यानी यह नियम केवल और केवल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही एप्लीकेबल है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है। तो ये दो महत्वपूर्ण लिमिटेशंस हैं कूलाम्स लॉ की। आगे हम लोग बात करेंगे कि कूलाम्स लॉ कहाँ कहाँ पे प्रयोग हो सकता है, यानी इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, इम्पोर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट जो है, इस नियम की सहायता से किसी परमाणु के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्य करने वाले नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स की गणना की जा सकती है। हम सभी को पता है कि अगर कोई एटम है तो उस एटम में कहीं पे उस एटम में एक सेंटर होता है, यानी जहाँ पे नाभिक होता है, यानी न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स होती हैं, यानी कक्षाएं बनी होती है, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये न्यूक्लियस होता है और इसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, यानी नाभिकीय बल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स कार्य करता है, उस फोर्स यानी उस बल की गणना न्यूटन के नियम के द्वारा कूलाम के नियम के द्वारा आसानी से की जा सकती है। आइए दूसरे पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह जो कूलाम का नियम है,
यह परमाणुओं को बांधकर अणु बनाने वाले बल का मान बताने में सक्षम है। यानी जब हम परमाणुओं को आपस में मिलाते हैं, कोलैप्स कराते हैं, बांधते हैं, तो वो अणु बन जाते हैं। तो वो अणु किस प्रकार से बनते हैं, यानी वहाँ पे कौन सा बल कार्य करता है, उस बल का मान कूलाम का नियम आसानी से बता सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि कूलाम के नियम में किस प्रकार की कमियां हैं और किस प्रकार की उसमें खूबियां हैं। इन सारे पॉइंट्स हमने चर्चा कर लिया। कूलाम का नियम किस प्रकार से बना, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, किसके द्वारा हुई और कब हुई, इन सारी चीज़ों पे हमने चर्चा कर लिया। तो आज की वीडियो में अब इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम लोग इसी तरह की एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। बाय, जय हिंद।